हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नर जनरल्स और वाइस रॉयस के बारे में, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ और स्टेट पीसीएस एग्जाम में इन पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाते हैं। हर गवर्नर जनरल की पॉलिसीज़ ने इंडिया के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर को डीपली इम्पेक्ट किया है, चाहे बात हो सब्सिडी अलायंस की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, बंगाल पार्टीशन या 1857 रिवॉल्ट। हर मेजर इवेंट किसी न किसी गवर्नर जनरल से लिंक्ड है, इसलिए इनका टाइमलाइन, रिफॉर्म, पॉलिसीज़ और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम लाइन वाइज देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डलहौजी हैड बीन रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया because he brought about reforms and made a beginning in many fields. Which one of the following was not one of his schemes of reforms? पहला ऑप्शन दिया एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो डलहौजी के समय 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था, जिससे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन डॉक्यूमेंट माना जाता है। इस डिस्पैच ने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन स्ट्रक्चर की शुरुआत की, जिसमें प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक प्रॉपर सिस्टम बनाने की बात हुई। इंग्लिश को हायर एजुकेशन का मीडियम बनाया गया और यूनिवर्सिटीज़ एस्टेब्लिश करने का रिकमेंडेशन दिया गया। इसके बाद 1857 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज़ बनी। डलहौजी ने इन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया, इसलिए एजुकेशन रिफॉर्म्स उनकी मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी का पार्ट था और ये उनकी स्कीम्स में शामिल था। दूसरा दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एंड इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीग्राफ एंड पोस्टल सर्विसेज। तो डलहौजी ने इंडिया में मॉडर्न ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। 1853 में बॉम्बे से थाने तक पहली रेलवे लाइन शुरू हुई। रेलवे का पर्पस था ब्रिटिश आर्मी की मूवमेंट फास्ट करना और रॉ मटेरियल को पोर्ट्स तक जल्दी पहुंचाना। टेलीग्राफ सिस्टम ने कम्युनिकेशन को रिवोल्यूशनलाइज कर दिया, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग हुआ। 1854 में यूनिफॉर्म पोस्टल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया। ये सब डलहौजी के डायरेक्ट रिफॉर्म थे और इसी वजह से उन्हें मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। थर्ड इसमें ऑप्शन दिया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो डलहौजी ने 1854 में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सिस्टमेटिक तरीके से हो सके। इस डिपार्टमेंट के थ्रू रोड, ब्रिजेस, कैनल्स और पब्लिक बिल्डिंग्स बनाए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाना और ट्रेड और रेवेन्यू को इम्प्रूव करना। मिलिट्री मूवमेंट भी आसान हुई। ये रिफॉर्म क्लियरली उनकी मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी का हिस्सा था, इसलिए ऑप्शन गलत नहीं है। लास्ट दिया फैक्ट्रीज एक्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन लेबर। तो फैक्ट्रीज एक्ट इंडिया में 1881 में पास हुआ था, जो डलहौजी के टेन्योर 1848 से 1856 के काफ़ी बाद आया। इस एक्ट का पर्पस था चाइल्ड लेबर को रेगुलेट करना और वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना। डलहौजी का फोकस लेबर वेलफेयर पर नहीं था, बल्कि एक्सपांशन, एनेक्सेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर था। लेबर रिफॉर्म का पीरियड बाद में आया, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट पर प्रेशर था कि इंडस्ट्रियल वर्कर की कंडीशन सुधारी जाए, इसलिए फैक्ट्रीज एक्ट उनकी रिफॉर्म स्कीम का पार्ट नहीं था और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अभी 4-5 क्वेश्चन हमें डलहौजी से रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे। अब देखिए सीडीएस 2009 का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन बॉम्बे एंड थाने लेड। इसका करेक्ट आंसर है 1853। ये भी हमने पहले वाले क्वेश्चन में कवर कर लिया था। 1853 को इंडिया की पहली पैसेंजर रेलवे लाइन बॉम्बे से थाने के बीच शुरू हुई थी। ये 34 किलोमीटर लंबी लाइन थी और इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने ऑपरेट किया। इस इवेंट को इंडियन रेलवे का बर्थ माना जाता है। ये लॉर्ड डलहौजी के टेन्योर में हुआ था और उन्होंने रेलवे एक्सपांशन को स्ट्रांगली सपोर्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन इंडिया इन AD 1848। ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट किया हुआ है और आप क्वेश्चन का एग्जाम नेम और ईयर स्क्रीन में ऊपर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये असर्शन और रीजन पर बेस्ड है। असर्शन दिया हुआ है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट इन इंडिया इन 1857 सून आफ्टर द डिपार्चर ऑफ लॉर्ड डलहौजी फ्रॉम इंडिया। तो 1857 का रिवॉल्ट, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, 1857 में शुरू हुआ। लॉर्ड डलहौजी का टेन्योर 1848 से 1856 तक था और वो 1856 में इंडिया छोड़कर चले गए थे। उनके डिपार्चर के तुरंत बाद 1857 में रिबेलियन शुरू हो गया, इसलिए स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है कि रिवॉल्ट उनके डिपार्चर के सून बाद हुआ। रीजन दिया हुआ है, लॉर्ड डलहौजीज एनेक्सेशनिस्ट पॉलिसी हैड कॉज्ड ग्रेट डिसकंटेंट। तो लॉर्ड डलहौजी ने एग्रेसिव एनेक्सेशन पॉलिसी फॉलो की थी, जिससे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के
नाम से जाना जाता है। इस पॉलिसी के थ्रू उन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर जैसे स्टेट्स एनेक्स कर लिए। अवध को भी 1856 में एनेक्स किया गया एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सक्यूज देकर। इस एनेक्सेशन से रूलर्स, सोल्जर्स और आम लोगों में नाराजगी बढ़ गई। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसैटिस्फैक्शन काफ़ी इंक्रीज हो गया था, इसलिए रीज़न भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब हम कुछ क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड कर्जन? पहला ऑप्शन दिया ही एडवोकेटेड अ पैसिफिस्ट पॉलिसी। तो लॉर्ड कर्जन बिल्कुल भी पैसिफिस्ट नहीं थे, उनका अप्रोच एग्रेसिव इंपीरियलिज्म का था। वो ब्रिटिश पावर को एशिया में एक्सपांड और सिक्योर करना चाहते थे। उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी और तिब्बत एक्सपेडिशन जैसे असर्टिव फॉरेन पॉलिसीज फॉलो की, इसलिए उन्हें पैसिफिस्ट कहना गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है ही वांटेड टू एस्टेब्लिश अ ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द पर्शियन गल्फ। तो कर्जन का मेन कंसर्न था रशियन एक्सपांशन को रोकना, खासकर सेंट्रल एशिया और पर्शियन रीजन में। उन्होंने पर्शियन गल्फ को ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का एरिया माना और वहां ब्रिटिश डोमिनेंस को स्ट्रेंथन किया। सिस्तान रीजन भी ब्रिटिश रशियन राइवलरी का हिस्सा था, इसलिए उनका एम था ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करना। तो ये स्टेटमेंट सही है और इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं वो गलत क्यों है। तीसरा दिया ही वांटेड इंग्लैंड एंड रशिया टू बिकम फ्रेंड्स अगेंस्ट चाइना। तो कर्जन का रशिया के साथ रिलेशन कोऑपरेटिव नहीं था बल्कि राइवलरी वाला था। ग्रेट गेम के कंटेक्स्ट में ब्रिटेन और रशिया सेंट्रल एशिया में कॉम्पिटिटर्स थे। कर्जन रशिया के एक्सपांशन से डर रहे थे, स्पेशली अफगानिस्तान और पर्शिया के रीजन में, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। लास्ट स्टेटमेंट दिया है ही वांटेड टू लीड अ फ्लैग वेविंग मिशन टू द यूएसए। इस स्टेटमेंट का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में कोई स्ट्रॉन्ग रेलिवेंस नहीं है। कर्जन का फोकस मेनली एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट पर था। यूएसए के कंटेक्स्ट में कोई मेजर डिप्लोमेटिक या सिंबॉलिक मिशन उनसे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस? इसका करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम था 1899 टू 1905। इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए। उन्होंने 1901 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को रीऑर्गेनाइज किया और एग्रीकल्चर रिसर्च और साइंटिफिक फार्मिंग पर जोर दिया। उनके पीरियड में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेटर पूषा इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ। इस कंटेक्स्ट में इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द क्वेश्चन रिफर्स टू द फेमस स्टेटमेंट इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाय whom? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड कर्जन इन अ लेटर टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन 1900। लॉर्ड कर्जन इंडियन नेशनल कांग्रेस को वीक और इनफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन मानता था। उसका मानना था कि कांग्रेस ब्रिटिश रूल के लिए लॉन्ग टर्म में चैलेंज बन सकती है, इसलिए वो चाहता था कि कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो जाए। ये स्टेटमेंट उन्होंने 1900 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखे लेटर में दिया था, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लॉर्ड कर्जन? पहला दिया ही हैड फुल सिंपैथी फॉर द कांग्रेस। ये स्टेटमेंट गलत है। लॉर्ड कर्जन कांग्रेस के प्रति सिंपैथेटिक नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस को वीक और इनफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन माना और कहा था कि वो उसकी पीसफुल डिमाइस देखना चाहते हैं। उनकी पॉलिसीज जैसे बंगाल पार्टीशन कांग्रेस को वीक करने के लिए भी थी, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दूसरा दिया ही इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। उनका टाइम था 1798 टू 1805, ना कि लॉर्ड कर्जन ने। यह सिस्टम ब्रिटिश एक्सपांशन पॉलिसी का पार्ट था, जिसमें इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश ट्रूप्स रखने पड़ते थे, और कर्जन का टेन्योर था 1899 टू 1905। तीसरा दिया है ही सक्सीडेड लॉर्ड कैनिंग एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक वाइसरॉय थे और उनके बाद लॉर्ड एल्गिन आए थे। लॉर्ड कर्जन का टेन्योर काफ़ी बाद में 1899 में स्टार्ट हुआ, इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है ही सेपरेटेड द डिवीजन ऑफ ढाका, चित्तगोंग एंड राजशाही फ्रॉम बंगाल एंड एनेक्स देम टू असम। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया। इसमें बंगाल के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ढाका, चित्तगोंग और राजशाही को अलग करके असम के साथ जोड़कर ईस्टर्न बंगाल एंड असम नाम का नया प्रोविंस बनाया गया। इसका पर्पस एडमिनिस्ट्रेटिव बताया गया, लेकिन इसका पॉलिटिकल इफेक्ट कांग्रेस को डिवाइड करना था, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट एस्टेब्लिश द मॉडर्न
पोस्टल सिस्टम इन इंडिया ड्यूरिंग 1766? इसका करेक्ट आंसर है बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में दीवानी राइट्स लेने के बाद बंगाल में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया। 1766 के आसपास उन्होंने ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए स्ट्रक्चरल पोस्टल अरेंजमेंट शुरू किया, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए था। ये इंडिया के मॉडर्न पोस्टल सिस्टम की इनिशियल फाउंडेशन माना जाता है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डुअल गवर्नमेंट रिकमेंडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव प्रोवाइडेड दैट। पहली स्टेटमेंट है क्रिमिनल जस्टिस वुड बी लेफ्ट टू द नवाबी ऑफिशियल्स वाइल सिविल एंड फिजिकल मैटर्स वुड बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी। ये स्टेटमेंट पार्शियली सही लगता है लेकिन मिसलीडिंग है। कंपनी ने मेनली रेवेन्यू यानी दीवानी कंट्रोल किया था, जबकि निजामत यानी क्रिमिनल जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेशन नवाब के पास था, लेकिन सिविल मैटर्स का पूरा कंट्रोल कंपनी के पास नहीं था इनिशियली, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है कंपनी विल लुक आफ्टर फिजिकल मैटर्स एंड ऑल द रेस्ट वुड बी डेल्ट बाय द इंडियन रूलर्स। ये डुअल गवर्नमेंट का एग्जैक्ट एसेंस है। कंपनी रेवेन्यू यानी फिजिकल मैटर्स कलेक्ट करेगी और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन नवाब के नाम पर चलेगा। प्रैक्टिकली कंपनी कंट्रोल में थी, लेकिन ऑफिशियली इंडियन रूलर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, इसलिए यही आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू वेलेस्लीज एडमिनिस्ट्रेशन। पहली स्टेटमेंट है इन द 6 years of Wellesley's administration the army accounted for 42.5% ऑफ द कंपनीज टोटल एक्सपेंडिचर। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम था 1798 टू 1805। वो एग्रेसिव एक्सपांशन पॉलिसी फॉलो करते थे। उन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और मैसूर और मराठा वॉर्स लड़ी। इन वॉर्स और मिलिट्री एक्सपांशन की वजह से कंपनी का खर्चा बहुत बढ़ गया था, आर्मी पर बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो गया था, इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही मानी जाती है। दूसरी स्टेटमेंट है वेलेस्लीज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वे रेस्ट्रिक्टेड टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड हैड नथिंग टू डू विद द कमर्शियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द इंडियन रूलिंग फैमिलीज। ये स्टेटमेंट गलत है। वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस के थ्रू इंडियन रूलर्स के मिलिट्री और फॉरेन अफेयर्स पर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया। इंडियन स्टेट्स को ब्रिटिश ट्रूप्स रखने पड़ते थे और अपनी फॉरेन पॉलिसी पर कंट्रोल छोड़ना पड़ता था, इसलिए उनकी पॉलिसीज डायरेक्टली इंडियन रूलिंग फैमिलीज के कमर्शियल और मिलिट्री मैटर्स को अफेक्ट करती थी। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट दी है लॉर्ड वेलेस्ली सेट अप द फर्स्ट 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो ये स्टेटमेंट गलत है। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे 1798 से 1805 तक। उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में स्टैब्लिश किया था कलकत्ता में सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन इंडिया की फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास यूनिवर्सिटीज़ 1857 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुई थी वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन पर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा था, इसलिए इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है। बट जो बाकी की सही स्टेटमेंट है उन्हें भी हम देख लेते हैं। दूसरा दिया है लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस टेलीग्राफ इन इंडिया। ये स्टेटमेंट सही है। लॉर्ड डलहौजी को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्ट माना जाता है, ये हमने पहले भी देखा। उन्होंने इंडिया में रेलवे, पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। तीसरी स्टेटमेंट दी है लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोथ फॉर टाउन्स एंड कंट्री साइड एरियाज। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लॉर्ड रिपन का टाइम था 1880 टू 1884। इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया भी कहा जाता है। 1882 में उन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को स्ट्रेंथन किया गया। इससे टाउन्स और रूरल एरियाज दोनों में लोकल गवर्नेंस का सिस्टम डेवलप हुआ। लास्ट दिया है लॉर्ड कर्जन प्रिसाइडेड ओवर द दिल्ली दरबार ऑफ 1903। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लॉर्ड कर्जन का टाइम था 1899 टू 1905। उन्होंने 1903 का दिल्ली दरबार प्रिसाइड किया था, जो किंग एडवर्ड 7th के कोरोनेशन के सेलिब्रेशन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। ये इवेंट ब्रिटिश इंपीरियल पावर शो करने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है अंडर द कॉर्नवालिस सिस्टम द डिस्ट्रिक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू थानास और पुलिस ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ 20-30 माइल्स स्क्वायर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम फ्रेम था 1786 टू 1793। उन्होंने बंगाल में पुलिस रिफॉर्म किए थे और डिस्ट्रिक्ट्स को छोटे पुलिस यूनिट्स या थानाज में डिवाइड किया था, जो अप्रॉक्स 20 टू 30 माइल्स के एरिया में होते थे। इससे पुलिस सिस्टम को सिस्टमेटिक बनाया गया। तो
तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है ईच ऑफ देम वॉज प्लेस्ड अंडर एन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट अंडर द डिनोमिनेशन ऑफ दरोगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। हर थाना को एक गवर्नमेंट ऑफिसर के अंडर रखा गया जिसे दरोगा कहा जाता था। दरोगा एक सैलरीड पुलिस ऑफिसर था जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। ये जमींदारी पुलिस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। तीसरी स्टेटमेंट है द दरोगा सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन मद्रास इन 1812। ये स्टेटमेंट गलत है। दरोगा सिस्टम ओरिजिनली बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में 1790s में इंट्रोड्यूस हुआ था। मद्रास में 1812 में कुछ पुलिस रिफॉर्म हुए थे लेकिन दरोगा सिस्टम का ओरिजिन वहाँ नहीं था, तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। लास्ट स्टेटमेंट है द दरोगा वॉज नॉमिनेटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये स्टेटमेंट सही है। कॉर्नवालिस के जुडिशियल रिफॉर्म के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लॉ एंड ऑर्डर का हेड बनाया गया। दरोगा की अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होती थी, इसलिए स्टेटमेंट 4 करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में गवर्नर जनरल के नाम दिए हैं और लिस्ट 2 में इंपॉर्टेंट पॉलिसीज दी गई है। पहला दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम था 1786 से 1793 और 1793 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम में ज़मींदार का लैंड रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था। उन्हें लैंड का हेरिडिटरी ऑनर बना दिया गया और उन्हें फिक्स्ड रेवेन्यू ब्रिटिश को देना होता था। बी दिया है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम था 1798 टू 1805 और इनके टाइम में सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। इस पॉलिसी के अंडर इंडियन रूलर्स को ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ती थी और उसका खर्चा देना पड़ता था। अगर पैसा नहीं दे पाते थे तो टेरिटरी देनी पड़ती थी। इससे ब्रिटिश कंट्रोल इनडायरेक्ट फॉर्म में बढ़ गया। थर्ड दिया है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का टाइम था 1848 टू 1856 और इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अप्लाई किया था। इस पॉलिसी के अंडर अगर किसी प्रिंसली स्टेट का रूलर बिना नेचुरल एयर के मर जाता था, यानी कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचता था, तो ब्रिटिश उस स्टेट को एनेक्स कर लेते थे और एडॉप्टेड सन को इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। सतारा, झांसी, नागपुर जैसे स्टेट्स इसी पॉलिसी से एनेक्स हुए थे। लास्ट इसमें दिया है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टाइम था 1899 टू 1905 और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने ही किया था। ऑफिशियल रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस था, लेकिन एक्चुअली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। इसके अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय अ रेगुलेशन इन 1793 द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज जुडिशियल पावर्स एंड मेड ओनली अ कलेक्टिंग एजेंट ऑफ रेवेन्यू। व्हाट वाज द रीजन फॉर सच रेगुलेशंस? ये क्वेश्चन लॉर्ड कॉर्नवालिस के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड है। 1973 के कॉर्नवालिस कोड के थ्रू उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेट किया। पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रेवेन्यू और जुडिशियल दोनों पावर्स होती थी। कॉर्नवालिस को लगा कि इतनी पावर एक ही ऑफिसर के पास होना डेंजरस है, इसलिए उन्होंने पावर्स को सेपरेट कर दिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। Lord Cornwallis was alarmed at the extent of power concentrated in the district collector and felt that such absolute power was undesirable in one person। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, कॉर्नवालिस ने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास रेवेन्यू, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल तीनों पावर्स थी। ये एक्सेसिव कंसंट्रेशन ऑफ पावर था जो मिसयूज हो सकता था, इसलिए उन्होंने जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स क्रिएटेड द कॉन्विनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज द इंडियन सिविल सर्विस? इसका करेक्ट आंसर है सी, कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का टाइम था 1786 टू 1793 और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज को रीऑर्गेनाइज किया और एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी का फाउंडेशन रखा। उन्होंने हाई सैलरीज इंट्रोड्यूस की ताकि करप्शन कम हो। प्राइवेट ट्रेड पर बैन लगाया कंपनी ऑफिशियल्स के लिए। प्रमोशन को मेरिट और सीनियोरिटी से लिंक किया। हायर सिविल पोस्ट को यूरोपियंस के लिए रिजर्व किया। उनके टाइम में कॉन्विनेटेड सिविल सर्विस डेवलप हुई, जिससे लेटर 1858 के बाद इंडियन सिविल सर्विसेज कहा गया। इसलिए उन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल?
इसका करेक्ट आंसर है सी, विस्काउंट कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग पहले गवर्नर जनरल थे। इनका टाइम फ्रेम था 1856 टू 1858, जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। 1858 के एक्ट के बाद जब पहला क्राउन रूल स्टार्ट हुआ तब वही पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने। तो 1856 से 1858 तक ये गवर्नर जनरल थे और 1858 से 1862 तक वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये क्वेश्चन 1947 के बाद के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन से रिलेटेड है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन उस टाइम इंडिया एक डोमिनियन था, यानी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का पार्ट, इसलिए गवर्नर जनरल का पोस्ट कंटिन्यू रहा। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे और 15 अगस्त 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब वो ही इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। इसमें पहला ऑप्शन दिया है सी राजगोपालचारी। ये ऑप्शन गलत है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। सी राजगोपालचारी इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे और इनका टाइम फ्रेम था 1948 टू 1950। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद उन्होंने ही ऑफिस संभाला था, इसलिए वो पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे, लेकिन ओवरऑल फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 पेयर्स दिए हुए हैं और पूछा है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, यानी 3 करेक्ट होंगे। पहला दिया है लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडरी अलायंस, ये कई बार रिपीट हो चुका है और हमें पता है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक इंग्लिश एजुकेशन, तो ये पेयर भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का पहले हम टाइम फ्रेम देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम था 1828 टू 1835 और इनके टाइम पर इंग्लिश एजुकेशन को ऑफिशियल सपोर्ट मिला। 1835 में मैकॉलेस मिनट आया और इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रमोट किया गया, इसलिए ये करेक्ट मैच है। तीसरा दिया है वॉरेन हेस्टिंग्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये पेयर गलत है। वॉरेन हेस्टिंग ने रेवेन्यू और जुडिशियल रिफॉर्म किए थे, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट लॉर्ड रिपन को जाता है। 1882 में रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजोल्यूशन पास किया, जिससे उन्हें फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यही है, क्योंकि पूछा था कौन सा गलत है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं, लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये पेयर भी सही है। लॉर्ड लिटन का टाइम था 1876 टू 1880 और लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था। इसका पर्पस इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर को कंट्रोल करना था, जो ब्रिटिश पॉलिसीज की क्रिटिसिज्म कर रहे थे। आप लोग ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं रिवीजन के लिए, जैसे वेलेस्ली का रिलेशन सब्सिडरी अलायंस से है, कॉर्नवालिस का परमानेंट सेटलमेंट, डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, रिपन का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन का पार्टीशन ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला दिया है लॉर्ड नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये पेयर सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था जब लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट किया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट क्रिएट किया, इसलिए ये करेक्ट मैच है। दूसरा दिया है लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट, ये पेयर भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1973 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था बंगाल में। इसमें ज़मींदार्स को लैंड का हेरिडिटरी ऑनर बना दिया गया और रेवेन्यू परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। थर्ड दिया है लॉर्ड बेंटिक एबॉलिशन ऑफ सती, ये पेयर भी सही है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को इलीगल डिक्लेयर किया। इस रिफॉर्म में राजा राम मोहन रॉय का भी इम्पोर्टेंट रोल था। लास्ट दिया है इसमें लॉर्ड कैनिंग मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन, तो ये पेयर गलत है। मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने लिखा था। ये डॉक्यूमेंट इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करता था और ओरिएंटल एजुकेशन को रिप्लेस करने का सपोर्ट करता था। ये बेंटिक के टेन्योर में हुआ था, न कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर, इसलिए ये इनकरेक्ट मैच है और इस क्वेश्चन का यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड। ये क्वेश्चन 1947 से 1950 के कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन से रिलेटेड है। 15 अगस्त 1947 के बाद इंडियन डोमिनियन बना और गवर्नर जनरल का पोस्ट कंटिन्यू रहा। 26 जनवरी 1950 को जब इंडिया
रिपब्लिक बना और कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ, तब गवर्नर जनरल का पोस्ट परमानेंटली अबॉलिश हो गया और प्रेसिडेंट का ऑफिस स्टार्ट हुआ। इस ऑफिस के अबॉलिश होने से पहले जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सी राजगोपालाचारी। इन्हें राजा जी भी कहते थे और ये 1948 से 1950 तक गवर्नर जनरल रहे। वो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने पर गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हो गया, इसलिए वो लास्ट गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज वाज द फर्स्ट टू ऑफिशियली शिफ्ट हिज काउंसिल टू शिमला इन द समर सीजन? इसका करेक्ट आंसर है ए, जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस वाइसरॉय थे 1864 से 1869 तक। इन्होंने ऑफिशियली अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को समर मंथ्स में शिमला शिफ्ट करना स्टार्ट किया। इस प्रैक्टिस ने बाद में शिमला को ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल बना दिया और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दिल्ली कलकत्ता में गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिलीव्ड दैट द रशियन डिजाइन्स वेयर एन इमिनेंट पेरिल to the security and tranquility of the Indian Empire in 1836? ये क्वेश्चन ग्रेट गेम से रिलेटेड है। ब्रिटेन और रशिया के बीच सेंट्रल एशिया में राइवलरी। 1830 में ब्रिटिश को डर था कि रशिया अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया तक पहुंच सकता है, तो लॉर्ड पामस्ट्रॉन ने रशियन एक्सपांशन को इंडियन एम्पायर के लिए सीरियस थ्रेट माना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लॉर्ड पामस्ट्रॉन ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी और लेटर प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने रशिया के सेंट्रल एशिया में एक्सपांशन को इंडिया के लिए सीरियस थ्रेट माना। उनका मानना था कि रशियन डिज़ाइंस इंडियन एम्पायर की सिक्योरिटी के लिए इमिनेंट पेरिल है, इसलिए उन्होंने एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी सपोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर जनरल एंड हु लिव्ड इन अ स्टेट विच वाज नॉट अंडर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वाज कॉल्ड। देखिए, ब्रिटिश पीरियड में इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, डायरेक्ट ब्रिटिश प्रोविंसेस और दूसरा था प्रिंसली स्टेट जो इनडायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में थे। तो प्रिंसली स्टेट में ब्रिटिश का एक रिप्रेजेंटेटिव रहता था जो गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव होता था, उसे रेसिडेंट कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। तो रेसिडेंट एक ब्रिटिश ऑफिसर होता था जो किसी प्रिंसली स्टेट में परमानेंटली पोस्टेड होता था। वो गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव होता था और रूलर पर इनडायरेक्ट कंट्रोल रखता था। सब्सिडरी अलायंस के बाद कई स्टेट में रेसिडेंट्स अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडरवेंट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स इन ब्रिटिश पार्लियामेंट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। उन पर चार्जेस लगे थे कि उन्होंने इंडियन रूलर्स के साथ अनजस्ट पॉलिसीज फॉलो की और करप्शन किया। 1788 में उनका इम्पीचमेंट ट्रायल ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टार्ट हुआ। ट्रायल लगभग 7 साल चला, 1788 से 1795, और आखिर में वो सभी चार्ज से फ्री हो गए। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियनवाला बाग मैसेकर? इसका करेक्ट आंसर है ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का टेन्योर 1916 से 1921 तक था। उनके पीरियड में राउलेट एक्ट 1919 पास हुआ, जलियनवाला बाग मैसेकर हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इम्प्लीमेंट हुआ। तो गवर्नर जनरल और वाइसरॉय से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।